हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। इसके पहले हमने क्या क्या देख लिए कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन कैसे होता। उसके बाद के वीडियो में क्या देखे, पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग में रेस्पिरेशन का पाथवे कैसा है। उसके बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है वो हम इस वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले ब्रीथिंग इन्वॉल्व है। अब ब्रीथिंग मतलब क्या? टेकिंग इन एयर एंड टेकिंग आउट एयर। मतलब जो एयर है उसको एटमॉस्फेयर में से लंग्स में लेना और लंग्स में से एयर को बाहर छोड़ना, इसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन का मतलब क्या होता कि ये अक्रॉस अल्वली होता। डिफ्यूजन मतलब कि गैसेज जो रहते हैं वो डिफ्यूज कर जाते हैं काय में, O2 और CO2 का डिफ्यूजन ये कहां पर होता? अल्वोली में होता। जिसने पहला वीडियो नहीं देखा हुआ है वो पहला वीडियो देख लो ताकि आपको ये समझ में आए कि अल्वोली क्या है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, मतलब गैस का ट्रांसपोर्ट होना। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस मतलब जो गैस है वो इधर से उधर बॉडी में जाना, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। ये ब्लड के जरिए होता। ठीक है, और लास्ट स्टेप क्या है कि यूटिलाइजेशन ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2। मतलब O2 का यूटिलाइज कर लेना, यूटिलाइजेशन कर लेना, उसको इस्तेमाल कर लेना, और जो CO2 है उसको बाहर छोड़ देना। ठीक है, इतने स्टेप्स मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले हम ब्रीथिंग देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा? ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग में क्या क्या आता? इंस्पिरेशन आता और एक्सपिरेशन आता। अब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन याद कैसा रखना है? तो इंस्पिरेशन, इन मतलब अंदर, ठीक है, एग्जिट, एग्जिट, ठीक है, ऐसा याद रखते हैं ना। तो ये हो गई आपकी ट्रिक। ठीक है, इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता कि सांस को अंदर लेना, मतलब एयर को अंदर लेना, CO2 को O2 को अंदर लेना और CO2 को बाहर छोड़ना। CO2 को बाहर छोड़ने को क्या बोलेंगे? एक्सपीरेशन। ठीक है, उसके बाद प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रेशर ग्रेडियंट क्या है ये समझाओ सर। ठीक है, तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या रहता? प्रेशर ग्रेडियंट मतलब देखो समझो, इधर हवा बहुत ज्यादा है और इधर हवा बहुत कम है। तो जो जिधर कम हवा है ना उधर ज्यादा हवा चली जाएगी, मतलब जिधर ज्यादा हवा है वो कम हवा की तरफ जाएगी। तो इसको हम प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, सो ये प्रेशर ग्रेडियंट कहाँ पर रहता है? लंग्स एंड एटमॉस्फेयर में। लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट रहता। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर का डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद फॉर मूवमेंट इन एंड आउट, देखो एज आई सेड टू यू कि जहां पर हवा कम रहेंगी, मतलब जहां पर हवा कम रहेगी और जहां पर हवा ज्यादा रहेगी, तो वो जो ज्यादा हवा है वो कम हवा की तरफ जाएगी। इसी को हम प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं, मतलब डिफरेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल कैपेसिटीज। ओके, उसके बाद डायफ्राम। अब ये डायफ्राम क्या है? तो डायफ्राम, डायफ्राम का रहता है, ये मैंने पांचवे में बता दिया है आपको। ठीक है, डायफ्राम इज बिलो द लंग्स, प्रेजेंट बिलो द लंग्स, मतलब जो डायफ्राम रहता है वो लंग्स के नीचे रहता। उसके बाद इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, मतलब इसमें दो टाइप के मसल्स रहते हैं, एक इंटरनल एंड एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। इंटरनल इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ये दो टाइप के मसल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं हमको। कहाँ पर? डायफ्राम में। हेल्प टू मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट, ये क्या काम करते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम करते हैं। कौन कौन? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, ये कहाँ पर रहते हैं? डायफ्राम में रहते हैं। और ये क्या काम करते हैं? मेंटेन करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट को। जो प्रेशर ग्रेडियंट बना हुआ है, मतलब जो हवा का डिफरेंस बना हुआ है एटमॉस्फेयर में ज्यादा और लंग्स में कम, तो वो ये मेंटेन करने का काम कौन करता है? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है, समझ में आया? मिटा दिया जाए, इसके आगे का हम पढ़ते हैं। सो हम देखते हैं 36 पॉइंट, दैट इज इंस्पिरेशन। अब इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन का मैंने मतलब पहले ही बोल दिया आपको कि इंस्पिरेशन मतलब टेकिंग एयर इन और बॉडी। सो यहाँ पर हम इंस्पिरेशन कैसे करते हैं, क्यों इंस्पिरेशन होता है? तो लंग्स का प्रेशर जब कम हो जाता, मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जब कम हो जाता, तब जो बाहर की एयर है, जो एटमॉस्फेयर की एयर है, वो अपने अंदर चले जाती है एज एन यूजुअल, एज ए सेड प्रेशर ग्रेडियंट की हायर कॉन्सेंट्रेशन पे से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी
मॉलिक्यूल मूव करता है, वैसे ही यहाँ पर लंग्स का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। लंग्स के प्रेशर को क्या बोलते हैं? इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम। तो लंग्स का प्रेशर कम होने की वजह से एटमॉस्फेयर प्रेशर का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से और लंग्स का प्रेशर कम होने की वजह से एटमॉस्फेयर की एयर लंग्स के अंदर आ जाएगी। तो वो कैसे आएगी, उसका मैकेनिज्म कैसे होगा, तो यहाँ पर देखते हैं हम। तो इंस्पिरेशन का मैकेनिज्म, यहाँ पर मैकेनिज्म लिखना भूल गया, मैकेनिज्म। तो इंस्पिरेशन का मैकेनिज्म कैसा होता कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। तो डायफ्राम जो रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो ऐसे हो जाता, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मेरे को हिंदी में मालूम नहीं, सुकुड़ जाता, हाँ शायद सुकुड़ जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मतलब जो डायफ्राम रहेगा वो सुकुड़ जाएगा। देखो कॉन्ट्रैक्शन, सुकुड़ना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, क्या हो जाएंगे कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। देखो याद रखो, कोई भी चीज अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, है कि नहीं। और वॉल्यूम कम हो गया तो उसमें की एयर भी कम हो जाएगी, ठीक है, उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हो गया और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का भी कॉन्ट्रैक्शन हो गया। और इसकी वजह से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से रिब और स्टर्नम क्या हो जाएंगे? लिफ्ट हो जाएंगे, मतलब ऊपर आ जाएंगे। अब रिब क्या है तो मैंने ये बताया हुआ है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। रिब्स मतलब जो अपने आजू बाजू के बोन्स रहते जो कि कनेक्टेड रहते स्टर्नम से। स्टर्नम क्या है? स्टर्नम बीच में रहता है, ठीक है, टाइगर लाइक बोन, ठीक है। उसके बाद थोरैसिक वैल्यूम बढ़ेगा इन दोनों की वजह से। थोरैसिक वैल्यूम मतलब जो वैल्यूम है थोरैसिक वैल्यूम मतलब इसका वैल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यूम बढ़ जाएगा। पल्मोनरी वैल्यूम भी बढ़ जाएगा। और अगर ये वैल्यूम बढ़ गया तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो रहेगा वो कम हो जाएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ जाता है, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, तो आपको ये पता होगा कि वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसलिए यहाँ पर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मतलब लंग्स का प्रेशर कम हो गया और उसके वजह से हमने क्या किया? इंस्पिरेशन किया। समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया हुआ तो कमेंट में मेरे को पूछ लेना, मैं एक और बार छोटे वीडियो में आपको ये समझा दूंगा ट्रिक बता के। उसके बाद एक्सपीरेशन। अब एक्सपीरेशन क्या है? देखो एक्सपीरेशन में क्या होता है, अब जो हवा है हमको वो बाहर छोड़नी है। तो बाहर छोड़ने के लिए हवा क्या करना पड़ेगा? जो बाहर का एटमॉस्फेयर है उसको हायर कॉन्सेंट्रेशन पे रखना पड़ेगा और लंग्स के सॉरी, जो बाहर का एटमॉस्फेयर की एयर है उसका कॉन्सेंट्रेशन लो होना चाहिए और लंग्स की प्रेशर का कॉन्सेंट्रेशन हाई होना चाहिए। तब जाकर जो जो एयर है लंग से बाहर आ पाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लंग्स प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे हम? इसका उल्टा करेंगे, है कि नहीं। वो बहुत ऑफकोर्स सी बात है कि हम इसका यहाँ पर उल्टा कर देंगे। तो रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम। तो डायफ्राम को क्या कर देंगे हम? रिलैक्स कर देंगे। क्या कर देंगे? रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम हो जाएगा, मतलब डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी क्या हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद जो थोरेसिक वैल्यूम है इन दोनों की वजह से वो कम हो जाएगा। क्या होगा? थोरेसिक वैल्यूम इन दोनों की वजह से कम हो जाएगा। और एट द एंड ऑफ द डे इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मतलब लंग वॉल्यूम नहीं, प्रेशर, ठीक। जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो क्या होगा? ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। समझ में आया इतना अच्छे से एकदम? एक और चीज याद रख लो कि जो इंस्पिरेशन है वो पैसिव प्रोसेस है, इसको एटीपी नहीं लगता। ये क्या है? पैसिव प्रोसेस। और जो एक्सपिरेशन है वो क्या है? एक्टिव प्रोसेस है। क्या है? एक्टिव प्रोसेस। यहाँ पर एटीपी लगता है, ठीक है। एटीपी डजंट रिक्वायर्ड, वेयर एटीपी रिक्वायर्ड। एक बार मैं वीडियो में देख लेता हूँ आ रहा है कि नहीं, और ये मिटा भी देता हूँ। आपको समझ में आया अच्छे से? हाँ ठीक है, आ रहा है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एब्डोमिनल मसल। तो एब्डोमिनल मसल ये एब्डोमेन में रहते और इनका काम क्या रहता कि ये स्ट्रेंथ बढ़ाते एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन की, ठीक है। एब्डोमिनल मसल्स इनका काम क्या है? ये स्ट्रेंथ बढ़ाते मतलब उसको थोड़ा क्या देते? उसको सपोर्ट करते, किसको? इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को। ये स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम करते, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन रेट, मतलब रेस्पिरेशन का रेट कितना रहता? तो हम हर मिनट में 12 से 16 टाइम हर मिनट में रेस्पायर करते, मतलब कंप्लीट साइकिल करते। सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना, ये 12 से 16 टाइम करते हैं हम एक मिनट में, ठीक है। उसके बाद
ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पायरोमीटर नाम का एक क्लिनिकल असेसमेंट आता, असेसमेंट मतलब एक प्रोडक्ट आता जिससे हम पल्मोनरी फंक्शन के बारे में पता कर सकते हैं और वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी एस्टिमेटेड, मतलब एयर के वॉल्यूम को हम एस्टिमेटेड कर सकते, गिन सकते, मोल सकते। ठीक है, सो ये हमने देख लिया। इसके बाद के वीडियो में हम क्या देखेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉल्यूम देखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछ ले। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।